हेलो एवरीवन, जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भूतों की बहुत ही डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानियां बहुत ही ज्यादा डरावनी हैं और क्रीपी हैं। तो चलिए पहली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये घटना बड़ौदा के एक गुजराती युवक के साथ हुए एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम जिग्नेश है। वो अपने माँ बाप के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके बाबा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी है। 5 साल पहले की ये घटना है, जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में वो बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में मैं कभी नहीं मानता था। ये सब बातें बकवास हैं, ऐसा ही मानता था। लेकिन ये घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली में से भी बाहर निकलता हूँ तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि आज तक रात को भी सोने के समय घर की लाइट चालू करके सोता हूँ। मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में खराब परिणाम आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। मैं बड़ौदा से राजकोट भागकर चला गया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा, क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में फेल हुआ था। नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोंडल रोड पर फुटपाथ पे मेरी पूरी साग बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं मेरा धंधा ठीक से चलता नहीं था। पूरे दिन में मात्र 2-3 ग्राहक आते थे, इसीलिए मैं बनाए हुए सारे नाश्ते को फेंक देता था। गोंडल रोड पे मैंने जहां पे लॉरी खड़ी की थी वो बहुत ही भीड़ वाली जगह थी। मेरे सामने सारी लॉरी पे भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा काम भी बंद रहता था। मैंने आखिर में हार मान ली और सोचा कि सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना की शुरुआत हुई। मैं लॉरी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ भी नहीं थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी के संतोष प्राप्त किया हो और खुश हुआ हो। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लारी के आसपास भीड़ जमा होने लगी और मैं जमीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लॉरी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा होके उस ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीबोगरीब लगता था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक करके दे दो। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई, नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज्यादा पैसे भी दे दिए। इसीलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने बड़ौदा वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लॉरी नहीं निकाली थी। दूसरे दिन लॉरी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने मुझे घूरने लगा। उसने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में मदद की और तुमने मुझे कल भूखा रहकर इसका बदला दिया। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़े पत्थर की तरफ गया जहां मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहां जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। उसी क्षण मैं लॉरी वहीं पे रखकर राजकोट की टिकट लिए बिना बड़ौदा चला गया। पिताजी से माफी भी मांग ली। अब तो राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता मैं।
अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वो रहस्यमय प्रेत इंसान मेरे साथ कैसा बदला लेगा। आइए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम विपुल राजपरा है। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूं। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसीलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी लता भाभी ने एक गांव का काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी। आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसीलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहां पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसीलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी जिंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंचा था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फोटो खींची ही थे, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया, शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा कि अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फोटो खींच लेने पर मेरी नजर उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वो मुझे घर के बाहर थोड़ी दूर पर नजर आई। मैं फौरन उसके पास गया और उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नजर आ रहा था। मैंने कहा कि सॉरी, फोटो खींचने थे इसलिए नहीं आ पाया। आप यहां क्यों खड़े हैं? अंदर नहीं आना है? कुछ देर तक वो मुझे ऐसे ही घूरती रही। उसके बाद वो झाड़ी की ओर इशारा करने लगे। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की ओर उसे चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराजगी का हाव भाव था। उसने हाथ के इशारे से ही मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वो झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफी का अंजाम तक नहीं सोचा। कुछ देर चलने पर खूब अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने को है। मेरा फोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नजर दूर पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहां पर 2 लोग बैठकर बात कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी रूह कांप गई। वहां पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सिर वाला भयानक नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था वो बुरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थी। मैं उसी वक्त वहां से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आकर गिर गया। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहां झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर का चांटा मारा और कहा कि फोटो वापस देने के लिए भी यहां वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फौरन वहां से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई पता चली। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है उन दोनों को वहीं कहीं झाड़ी के भीतर मारकर गाड़ दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और 2 सिर के साथ भटकती है। वहां झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच आया, लेकिन कभी ना मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई है। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम रणविजय बादल है।
मेरे पिताजी एक बिजली कंपनी में कर्मचारी हैं। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। माँ ने मुझे मंडी जाकर सब्जी लाने को कहा। मैं अपना काम निपटाकर बाजार की ओर जाने लगा। तभी अचानक मुझे जोर जोर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था। मुझे लगा कि भूख के मारे कुत्ता रो रहा होगा, इसीलिए सब्जी लेकर आते वक्त मैं पार्ले बिस्कुट का पैकेट लेकर उस मकान की ओर जाने लगा ताकि उस कुत्ते को कुछ खिला सकूं। अभी मैं मकान के दरवाजे तक पहुंचा तो जोर जोर से कुत्ता रोने लगा। इसके साथ साथ उस मकान की खुली सीवेज बन रही खुली टंकी का छिछला पानी जोर जोर से उछलने लगा। ये सब देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं सब्जी का थैला और बिस्कुट वहीं गिराकर उस खुली टंकी की ओर भागा। मुझे लगा कहीं पानी भरी टंकी में कुत्ता डूब रहा होगा, लेकिन जब मैंने वहां अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई। उस जमीनी टंकी के खड्डे में एक काला कुत्ता सिसक रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वह उसमें गिर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर वहीं रहने पर मुझे खौफनाक हकीकत का पता चला। कुत्ता एक कोने में सटा हुआ था, फिर भी उसका पैर बार बार पानी के अंदर खींचा जा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके आसपास से छत भरने का लट्ठा उठाया और उस टंकी के छिछले पानी में घोंपने लगा। वो मेरी हिम्मत थी या बेवकूफी, ये नहीं पता। मैं वो सब करे जा रहा था। लगातार लट्ठा छिछले पानी में घोंपने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर लट्ठे को कोई पकड़ रहा है। यह सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने झटके से लट्ठा छोड़ दिया। फिर अचानक एक भयानक गुर्राहट वाली चीख सुनी। उसी वक्त मेरी नजरों के सामने वो डरा हुआ कुत्ता छिछले पानी के नीचे खींच लिया गया और दूसरे ही पल में मेरे सामने उस कुत्ते का कटा हुआ मुंड पानी में तैरने लगा। ये सब देखकर मैं फौरन वहां से भागा और नाके पर जाकर जोर जोर से चीखने लगा। लोग इकट्ठा हुए। मैं सबको लेकर उस टंकी के पास गया। वहां पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं बचा था। शायद उस अनजान शक्ति ने कुत्ते का मुंड भी चबा लिया होगा। मैं उस वक्त कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। फिर मैं घर चला आया। उस खौफनाक किस्से के बारे में बात करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का यकीन है कि उस खड्डे में कोई भयानक शक्ति मौजूद है। मुझे इस बात पर और पक्का यकीन तब हुआ जब मैंने वहां एक मजदूर की मौत की खबर सुनी। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि चप्पल की पट्टी टूटने से वो वहां पर गिरकर मरा था, लेकिन मेरा दिल जानता था कि उस जगह पर क्या चीज मंडरा रही है। कहा जा रहा है कि उस मजदूर का एक्सीडेंट होने के बाद वो उसी खुले हुए सीवेज के गड्ढे में गिरा था, जहां मैंने वो दिल दहला देने वाला मंजर देखा था। मुझे एक बात बहुत परेशान करती है, जब वो मकान बन जाएगा तो वहां रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी। मैंने अपने बुरे अनुभव की बात फैलाना शुरू किया तो मेरे घर पर ही मुसीबत आ पड़ी। उस मकान का बिल्डर घर पर आ धमका और फिर मकान को बदनाम करने की शिकायत मेरे पापा से करने लगा। उस किस्से की वजह से पापा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं घर पर रहना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने हॉस्टल ले लिया। फिर मैंने सोचा लोगों को अपने इस डरावने अनुभव के बारे में बताना चाहिए, इसीलिए अपने साथ घटी ये सच्ची कहानी मैं जय शुक्ला यूट्यूब चैनल के साथ शेयर कर रहा हूं। आइए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम लतीका करीम है। मेरे अब्बू बेकरी चलाते हैं। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक हमारे घर पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। दरअसल हमारा घर गैर मालिकाना जगह पर बना हुआ था, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से जगह छोड़ने का नोटिस आ गया। अब्बू ने मेरे मामू से मदद मांगी तो उन्होंने हमारे रहने का इंतजाम नूर मंजिल में करा दिया। अब हम नूर मंजिल में पनाह तो ले लिए, लेकिन हमें
उस जगह पर बड़ा भयानक एहसास हो रहा था, जैसे कोई दरिंदा किसी जिंदा इंसान को नोच रहा हो, जैसे कोई मासूम रो रो कर किसी से दया की भीख मांग रहा हो। हमने ये बात अब्बू से कही तो हमें जमकर डांट पड़ी। उस समय हमारे घर के हालात इतने खस्ता हो चुके थे कि दिन रात मेरा पूरा परिवार उसी सोच में डूबा रहता था कि नूर मंजिल से जाना पड़ा तो फिर कहां जाएंगे। ना कोई बचत थी, ना कोई जमीन थी। जिसे अपना घर समझा था वो बस अब इतिहास बन चुका था। उस रात बहुत बारिश हुई। बारिश थमी तो बिजली चली गई। हमने सोचा कि घर की छत पर जाकर खुली हवा में सांस लेते हैं। अम्मी अब्बू तो ऊपर साथ आने से रहे। मेरा छोटा भाई करीम और मैं छत पर जाकर बैठे। ऊपर काफी अंधेरा था। अचानक करीम मुझसे गुस्सा हो गया। मैंने उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो वो मुझे जोर से धक्का देकर नीचे भाग गया। उसकी ऐसी गुस्ताख हरकत से मैं चौंक गई। मेरा छोटा भाई कभी ऐसी हरकत नहीं करता था। अब मैं ऊपर वहां अकेली थी। तभी अचानक मेरे कान के पास सरसराहट महसूस हुई। किसी के बेहद पास होने का एहसास हुआ। मैं आज भी उस मनहूस एहसास और तेज बदबूदार गंध को भूल नहीं पाई हूं। मैं फौरन नीचे चली जाना चाहती थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई झूला झुला रहा हो। मेरी पीठ से हल्के हल्के धक्के महसूस होने लगे। उस खौफनाक एहसास से मेरी रूह तिलमिला उठी। मैं तुरंत जान लगाकर चीख पड़ी। कुछ ही देर में मेरे अब्बू और अम्मी वहां आ पहुंचे। अब मेरी समझ में आ चुका था कि करीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मेरा भाई इतना खौफ में था कि वह तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहा था। जैसे तैसे करके हम सब सोने चले गए। कपड़े बदलने पर मैंने देखा मेरी पीठ पर गहरे घाव के निशान थे। मैंने ये बात किसी से नहीं कही। अब डर के मारे मैं सो भी नहीं पा रही थी। चद्दर सिर पर लगाकर उसी डरावने मंजर के बारे में सोचे जा रही थी। तभी अचानक मुझे वही गंध महसूस हुई। मैंने झटके से चद्दर हटा दी तो मेरा दिल दहल गया। मेरे बेड के आसपास छोटे छोटे बच्चे दिखाई देने लगे। उन सब के चेहरे सूखे हुए थे और उनके चेहरे पर खून के धब्बे और काले निशान दिख रहे थे। वो बच्चे कभी मेरी ओर देखते तो कभी खिड़की की ओर इशारा करते। एक पल के लिए मेरे डर ने उत्सुकता का रूप ले लिया। मैं उस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। मैं बस रोते हुए इशारे से पूछे जा रही थी कि वो सब मेरे पास क्यों आए हैं। कुछ देर तक यही खौफनाक मंजर बना रहा। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरी अम्मी जाग गई। उसने मेरे कंधे झकझोरकर मुझे उस अवस्था से बाहर किया। अम्मी ने मेरी बात इस बार गौर से सुनी। उनको पता था कि उनकी बच्ची फिजूल में ऐसा नाटक नहीं करेगी। अगले ही दिन अब्बा घर का सोना गहने गिरवी रखकर पैसा उठा लाए। हमने तुरंत मामू को बुलाकर नूर मंजिल की चाबी वापस कर दी। अब हम किराए के मकान में रहते हैं। कुछ ही दिनों में घर का लोन मिलने वाला है। मकान नया बन जाएगा, लेकिन नूर मंजिल की खौफनाक याद सदा के लिए मेरे जहन में रहेगी। वैसे नूर मंजिल के बारे में उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वहां पर एक यतीम खाना हुआ करता था और वहां रहने वाले बच्चों के साथ उन्हीं के रखवालों ने बहुत जुल्म किए थे। इसीलिए उन सब की आत्माएं वहां सालों से भटक रही हैं। खैर, अब मकान मामू का है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके मकान की बदनामी हो, लेकिन अगर ये सब सच है तो बस दिल से दुआ है कि उन मासूम बच्चों की रूह को जन्नत नसीब हो जाए और उस दरिंदे को सदा के लिए तौजक मिले। आइए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम साधना है और मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। पिताजी एक सरकारी अफसर होने की वजह से हमें बार बार शहर बदलना होता है। देहरादून में अच्छा कॉलेज मिलते ही मैंने वहां एडमिशन ले लिया। क्लास में पहले ही दिन
मेरी मुलाकात पूजा से हुई। वो दिखने में सुंदर और स्वभाव से बड़ी चंचल थी। उसे पैसे खर्च करने और घूमने फिरने का बड़ा शौक था। अपनी इसी आदत के कारण पूजा एक दिन रूह कपकपा देने वाली मुसीबत में फंस गई। एक दोस्त होने के नाते मैंने उसे बार बार समझाया, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। दरअसल वो अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए लड़कों को टहलाती रहती थी। उस भयानक दोपहर के समय आज भी मुझे याद है, जब हमने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े उस लड़के को देखा। कॉलेज जल्दी से खत्म हुआ तो पूजा हर कीमत पर उस वक्त फिल्म देखना चाहती थी। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो पूजा ने उस लड़के के खर्च पर यह ट्रिप एंजॉय करने का प्लान बनाया। मैं इस तरह की ओझी हरकत के लिए बिल्कुल सहमत नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस वक्त खुद को रोक न सकी। थोड़ी ही देर में वो लड़का हम दोनों को फिल्म ले जाने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उस लड़के की आंखों में गहरी उदासीनता थी और साथ चलते चलते अजीब गंध महसूस हो रही थी। हम तीनों चलते चलते सिनेमा घर के पास जा पहुंचे तो अचानक वो लड़का झाड़ियों के पास जाकर रुक गया। ये बड़ा अजीब था। मैंने और पूजा ने उसे हाथ से इशारा करके सिनेमा घर की ओर आने को कहा, लेकिन वो उदासीनता भरी निगाह से हमारी ओर देखता रहा। अब मैं खतरा भांप चुकी थी, कुछ तो ठीक नहीं था। मैंने पूजा को उसकी ओर जाने से रोका, लेकिन वो मेरा हाथ झटक कर उसकी ओर बढ़ गए। एक पल के लिए जैसे मेरे पैर वहीं जमीन में गड़ गए। मेरे माथे पर अचानक पसीने छूट गए। कुछ ही देर में पूजा उस लड़के के पास थी। वो उसे जल्दी से साथ आने को शायद बोल रही थी ताकि पिक्चर शुरू ना हो जाए। शायद पूजा को ये मलाल था कि कहीं वो लड़का कोई बहाना बनाकर मुकर न जाए। मैं दूर से उनकी बहस साफ साफ सुन नहीं पा रही थी। अचानक उस लड़के ने पूजा की कलाई पकड़ ली और वो उसे झाड़ियों की ओर खींचने लगा। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी चीख निकल गई। मेरा दिल बड़ी तेज से धड़कने लगा। मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा तो अगले ही पल वो दोनों मेरी नजरों से गायब थे। मैं रोती चीखती उनकी ओर दौड़ पड़ी। शायद मुझे थिएटर की ओर जाकर लोगों से मदद लानी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों की ओर भागना मेरा तुरंत का निर्णय था। मैंने पास जाकर छानबीन की। वहां पूजा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर खरोचे जाने के निशान थे। उसके हाथ पर गहरी सूजन थी और उसका चेहरा खौफजदा था। फिर मेरी नजर उसकी सलवार की ओर गई। वहां गहरे लाल खून के धब्बे थे। अभी मैं कुछ बोलूं उससे पहले पूजा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और चुनरी से दाग छिपा लिए। उसने मुझे कहा कि सहारा देकर मुझे घर पहुंचा दो और बाकी सब भूल जाओ। मैंने रास्ते में बार बार उसे पूछा, उस एक पल में ये सब कैसे हुआ, वो लड़का कैसे गायब हुआ, उसने क्या किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। घर पहुंचने पर मैंने पूजा को हमारी दोस्ती की कसम भी दी ताकि वो मुझे सब कुछ सच सच बता दे कि वहां हुआ क्या था। लेकिन आंसू भरी निगाहों से वो सिर्फ इतना बोली कि अगर तू अपनी इस दोस्त को जिंदा देखना चाहती है तो इस हादसे के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगी। इस घटना के बाद पूरी तरह से वो बदल गई। उसने हंसना मुस्कुराना जैसे छोड़ ही दिया। उसका कॉलेज भी छूट गया। उन चंद मिनटों में घटित हुए उस हादसे में मेरी दोस्त पर क्या गुजरी होगी ये तो वही बता सकती है। आज भी मैं देर रात खौफ से जाग जाती हूँ और सोचती हूँ कि काश उस मनहूस दिन को मैं अपनी और पूजा की जिंदगी से निकाल सकती। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। अगर आप जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द और भी कई खतरनाक और डरावनी कहानियों के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।